और चूंकि आप देखिए नेपाल में आसिफ मुनीर का भी वो बयान आया है कि आसिफ मुनीर ने भी कहा कि अब अगर कोई भी हमला होगा भारत पर तो वो हमला पूरब से होगा। तो पूरब में तो फिर वही बांग्लादेश है। इसका मतलब है कि ये पूरी प्लानिंग रची जा रही है और उसमें बंगाल का इलेक्शन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती और सत्ता का परिवर्तन नहीं होता तो ये पूरा खेल चलता रहता और इसी प्रकार से बॉर्डर असुरक्षित रहता और भारत में अवैध गतिविधियों का ये अड्डा बन जाता बंगाल। आपको लग रहा है कि अब जो ये सत्ता परिवर्तित हुआ है उसके बाद इस पर लगाम लग जाएगा पूरी तरीके से? देखिए लगाम, देखिए ये सब टेंशन चलते रहते हैं, उसके डायमेंशंस बदलते हैं, उसका डोमेन बदलता है। और भारत ने तो अमेरिका को 1971 में शिकस्त दिया था। शायद तारिक रहमान ये भूल गया कि भारत ना केवल पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा था बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी लड़के इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश को आजादी दिलाई। और इसके बावजूद वो अमेरिकी दूतावास में बैठक करता है। 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेजा था ताकि बांग्लादेश आजाद ना हो, ताकि बांग्लादेश में जो 30 लाख लोगों की हत्या हुई है और लाखों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बोलना उचित नहीं होगा, कुछ मर्यादा होती है। और जो कहते हैं ना वो ढाका का कसाई जो टिक्का खान वो सब जानते हैं किस तरह से वहां चला था पूरा ऑपरेशन सर्चलाइट। सब जानते हैं कि खोज खोज के मारा गया था, एक एक दिन 20-20 हजार लोगों को मारा गया था। क्या नहीं, ये तारिक रहमान भूल गए बांग्लादेश का इतिहास? वो कट्टरपंथी जिहादी तो है हम CIA के पैसे पे पले हुए, जिन्होंने मुसलमानों को बिल्कुल एजुकेशन से दूर कर दिया है, उनको एक भीड़ में बदल दिया है। और तारिक रहमान भी उसी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते। ठीक है बने, लेकिन याद रखिएगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सुपर पावर भारत ही। और कहा जाता है कि कैसीनो में एक लाइन है कि कैसीनो में फाइनल विनर जो होता है कैसीनो का मालिक ही होता है। इसी तरह जैसे मालदीव में कितना वो मुइजू आके उसने कितना एंटी इंडिया एंटी हिंदू कैंपेन किया, प्राइम मिनिस्टर को हमारी छवि खराब, अंत में वो भारत के ही शरण में आ गया। श्रीलंका में कितना चाइना चाइना चलता रहा, लेकिन अंत में वो भारत के ही शरण में आ गया। अभी नेपाल में जो सत्ताधारी दल है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि लामी छिने आज भारत में है और उसको वो अभिभूत है भारत में आकर। तो भारत पावर हाउस है इसकी। आप उसको ये ना सोचे अमेरिका की वाशिंगटन से रहकर यहां पर वो डंडा चला देगा, वो असंभव है। और जिस तरह से रूबियो की बेइज्जती जयपुर में हुई, सबने देखा कि एक IPS लेवल का अधिकारी उसको छोड़ने के लिए आ रहा है, तो उसको पता चल गया भारत देखिए भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखेगा। और बांग्लादेश क्या चीज है, मैं इतना ही कहता हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस ले लेगा, तो मैं हमेशा कहता हूं कि दलाई लामा को तो चीन कब से मांग रहा है और चाइना से बड़ा पावर बांग्लादेश नहीं है। और तब भी दलाई लामा आज तक भारत में है और तिब्बत की स्वतंत्र सरकार भारत से चलती है। सोचिए चाइना को इस तरह से आंख में आंख डाल के चुनौती देने वाला देश भारत है, तो बांग्लादेश क्या है? वो तो 24 घंटे का वो है, सरकार को फैसला लेना है, बांग्लादेश नक्शे से खत्म हो जाए। कोई भी एडवेंचर अगर बांग्लादेश की तरफ से होगा तो फिर ईस्टर्न कमांड पूरी तरह से तैयार है। और आज से नहीं है, जब यूनुस आया था जो उपद्रव हुआ था ईस्टर्न कमांड तैनात है और वहां हमारा राफेल का पूरा एक बेड़ा तैनात है ईस्टर्न कमांड में। और उपेंद्र द्विवेदी का बयान भी जो आया, जो अभी एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा भी, वो भी लगभग उसी ओर इशारा कर रहा है कि ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी होल्ड है, यानी अभी उसको खत्म नहीं किया गया है। और 2.0 की तैयारी बहुत तेजी से कर रही है और ये तीनों सेनाएं कर रही हैं। तो इसलिए बाकी जितने भी देश हैं वो खास करके भारत के आसपास के, वो बिल्कुल इसको लेकर निश्चिंत रहे कि भारत के ऊपर अगर कुछ भी होगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक लाइन प्रवीण जी, क्योंकि दिवंगत जनरल जो थे विपिन रावत जी, उन्होंने कहा था कि 2.5 मोर्चे पर भारत को लड़ना है, 2.5 मोर्चे पर। तो 0.5 वाला जो मोर्चा है उस पर भारत लड़ रहा है। नक्सली खत्म हो गए, लगभग फिनिश हो गए नक्सली। और बंगाल से जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं, तो 0.5 वाले मोर्चे पर भारत को जीत हासिल मिल रही है, जीत मिल रही है। तो 0.5 का मोर्चा हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। बाकी बाहर वाले में दम नहीं, पाकिस्तान तो भूखा नंगा है,
अगर बांग्लादेश की तरफ से आईएसआई सीआईए कुछ मिलकर करेगी तो हो सकता है पाकिस्तान के मन में हो कि बांग्लादेश को लड़ा के बांग्लादेश से अपना बदला ले ले, क्योंकि उसको पता है कि बांग्लादेश का तो फिर जो होना है वो तो होना ही है। वह आखिरी सवाल हम लेंगे, वापस आएंगे हम अपने प्रोग्राम पर ही कि जहां से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, कि अब आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो अब नहीं आगे बढ़ पाएगी, अब वो टूट जाएगी? और जिस प्रकार से ये आज कहा जा रहा है कि आज ही इस पर बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, क्या आपको लगता है कि आज वो फैसला हो जाएगा क्या? ये फैसला तो 4 तारीख को जनता ने कर दिया है, लेकिन पार्टी टूटने वाली कि अब 2 तिहाई से ज्यादा बिल्कुल विधायक सब होगा, वो सब होगा। आईसीयू में है ममता बनर्जी, लेकिन तब भी जिंदा रहता है आदमी। अब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से भी, दवाइयों से भी आदमी जिंदा रहता है। उसमें टीएमसी, एक नई टीएमसी बनेगी जिसमें अधिकतर मतलब यही 2-3 और 2 दीदी भतीजा और ये 2-4 इधर सयोनी घोष या ये सब रह जाए। लेकिन अगर वो तो बीजेपी अगर दरवाजा खोल ले तो सब आ जाए इधर, लेकिन बीजेपी ने कह दिया कि तृणमूल के कचरों को नहीं लेगी, तृणमूल अपना ये उसी प्रकार से हो जाएगा कि अगर भारत बॉर्डर खोल दे तो सभी बांग्लादेशी भारत में आ जाएंगे। उसी प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी अपने दरवाजा खोल दे तो सभी टीएमसी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो टीएमसी, अरे आज आप सोचिए कि जिस पार्टी का 80 विधायक है, 42 सांसद, वो पार्टी का प्रदर्शन में 5000 लोग जुट रहे हैं और उसको भी उनके लुटियंस गैंग और खान्स गैंग उसको उपलब्धि बता रहा है कि देखिए क्या ममता बनर्जी ने बोला है। और क्या बोला उन्होंने कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है, कहीं नहीं हटाया गया है। लेकिन वो यही कह रही कि मैं प्रो मुस्लिम हूं, कैसे वो साबित करना चाहती है प्रो मुस्लिम होना, क्योंकि उनको पता है जो वोट मिलेगा उनको मुस्लिम से ही मिलेगा। सोच लीजिए, तो ये सर्वाइवल मोड है, जस्ट लाइक राहुल गांधी का सर्वाइवल मोड है। तो वो बचना चाहती है, लेकिन राजनीति में या तो जीत होती है हार होती है, सर्वाइवल नहीं होता। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।